रातों रात ना 30,000 लोगों को एक ऐसा सरकारी पत्र मिलता है जो मतलब उनके भविष्य के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। बिल्कुल। और इस पत्र का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार उन्हें देश से निकालने वाली है। हाँ, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उनके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 21 दिन का समय है। मतलब सिर्फ 21 दिन। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें सामने आ रहा है वो ये है कि इन 30,000 लोगों में से करीब 9,000 तो केवल पंजाबी अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का मकसद इसी कानूनी भूचाल को डीकोड करना है। हम उन स्रोतों पर चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि ये सब अचानक कैसे हुआ। देखिए, ये कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। 26 मार्च 2026 को ना जिस बिल C-12 को शाही मंजूरी मिली है, जिसे हम स्ट्रेंथनिंग कनाडाज इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर्स एक्ट कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी कानून ने दशकों पुरानी इमिग्रेशन नीति को एक झटके में पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। ये एक ऐसा कठोर बदलाव है या कहें हार्ड लाइन पिवट है जो हजारों प्रवासियों की जिंदगियों को सीधे तौर पर खतरे में डाल रहा है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के मैकेनिज्म को समझते हैं। दस्तावेजों में ना इन पत्रों को प्रोसीजरल फेयरनेस नोटिस कहा गया है। नाम सुनने में तो ये बहुत ही विनम्र लगता है ना? हाँ, मतलब निष्पक्ष और विनम्र। लेकिन इमिग्रेशन की असल दुनिया में इसका मतलब बहुत भयानक है। ये अनिवार्य रूप से सरकार का ये कहना है कि हम आपकी फाइल रिजेक्ट करने वाले हैं। अगर कोई ठोस कारण है तो हमें अगले 21 दिनों के भीतर बताएं। और इमिग्रेशन मामलों की जो जटिलता होती है ना, उसे देखते हुए 21 दिन का समय पलक झपकने के बराबर है। मतलब आप सोचिए, किसी भी इंसान को जब ये नोटिस मिलता है तो उसे पहले तो वो भारी भरकम कानूनी भाषा समझनी होती है। बिल्कुल। और फिर एक योग्य वकील खोजना। हाँ, वकील खोजना, फिर अपने सालों पुराने दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करना और एक बेहद मजबूत कानूनी जवाब तैयार करना। अक्सर तो लोगों को एक हफ्ता सिर्फ इस झटके से उभरने और नोटिस का मतलब समझने में ही लग जाता है। सही कहा। और इस पूरे पैनिक की जड़ में ना वो नया नियम है जिसे 1 ईयर रूल कहा जा रहा है। इसका मैकेनिज्म समझना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये नियम स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति कनाडा में प्रवेश करने के 1 साल से अधिक समय बाद असाइलम यानी शरण का दावा करता है, तो सिस्टम उस दावे को सीधे तौर पर अयोग्य मान लेगा। हाँ, उसे पूरी सुनवाई का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे नीति निर्माताओं का तर्क क्या है? मतलब ये 1 साल की लिमिट क्यों? इसके पीछे उनका तर्क ये है कि अगर किसी इंसान की जान को उसके गृह देश में वास्तव में खतरा है तो वो कनाडा में कदम रखते ही या कम से कम शुरुआती कुछ महीनों के भीतर शरण की मांग करेगा। हाँ, जो कि एक तरह से तार्किक लगता है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति देश में आने के 2 या 3 साल बाद अचानक ये दावा करता है कि उसे वापस जाने में जान का खतरा है, तो नए नियम के अनुसार ना उस दावे की प्रामाणिकता अपने आप संदिग्ध हो जाती है। समय सीमा तय करने का तर्क एक स्तर पर समझ में आता है, लेकिन इस कानून का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है वो है इसका रेट्रोएक्टिव होना। हाँ, ये सबसे बड़ा पेच है। मतलब ये नियम 24 जून 2020 के बाद कनाडा आए किसी भी व्यक्ति पर लागू कर दिया गया है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बताइए। कल्पना कीजिए कि किसी छात्र ने 2021 में एक परीक्षा दी और उसे पास कर लिया। अब 2026 में आकर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने कल रात पासिंग रेट बदल दिए और ये नया नियम 2020 के बाद दी गई हर परीक्षा पर लागू होगा। बिल्कुल। तो इसलिए अब वो छात्र पुरानी परीक्षा में फेल माना जाएगा और उसे अपनी डिग्री वापस करनी होगी। ये मतलब कानूनी रूप से कितना अजीब और आक्रामक है। ये उपमा इस स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है। जो लोग 2021 या 22 में कनाडा आए, उन्होंने अपने जीवन के अहम फैसले उस समय के वैध नियमों के आधार पर लिए थे। हाँ, उस समय तो ये 1 ईयर रूल अस्तित्व में ही नहीं था। एकदम सही। अब 2026 के एक नए कानून के आधार पर उनके अतीत में लिए गए फैसलों और समय सीमाओं को अमान्य ठहराया जा रहा है। तो ये तो उस बुनियादी भरोसे को तोड़ता है जो कोई भी प्रवासी किसी देश की कानूनी व्यवस्था पर करता है। बिल्कुल, ये सीधा सीधा नियमों के बीच खेल बदलने वाली बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है जिस पर हमें गहराई से चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस 1 साल वाले नियम में फेल हो रहा है तो वो पहले 1 साल या उससे ज्यादा समय तक कर क्या रहा था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आंतरिक रिपोर्टों में बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, स्टूडेंट टू असाइलम पाइपलाइन। मतलब हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र
अचानक शरणार्थी बनने की कतार में कैसे आ गए? देखिए, इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र की टाइमलाइन का गणित और इमिग्रेशन सिस्टम की वास्तविकताओं को देखना होगा। अच्छा, तो वो टाइमलाइन क्या होती है? कोई युवा कनाडा आता है और अपनी पढ़ाई में 2 साल लगाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है। यानी कुल 5 साल। हाँ, और इस पूरी अवधि के दौरान वो कानूनी रूप से सही स्टेटस में रहता है, टैक्स भरता है और परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर की तैयारी करता है। और यहीं से वो डीले फैक्टर काम करना शुरू करता है। 2 साल की पढ़ाई और 3 साल का काम मिला के 5 साल हो गए। बिल्कुल, यानी वे स्वाभाविक रूप से उस नए 1 ईयर रूल की लिमिट से बहुत बाहर निकल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे पीआर से अचानक असाइलम की तरफ मुड़े क्यों? दस्तावेजों को देखने पर तो पता चलता है कि ये सब पीआर सिस्टम के स्कोरिंग में आया अचानक उछाल का नतीजा है। हाँ, जब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम या जिसे सीआरएस स्कोर कहते हैं, वो अचानक बहुत ऊंचे जाने लगे और स्थायी निवास के कई आसान रास्ते बंद कर दिए गए, तो इसने एक गहरी हताशा को जन्म दिया। मतलब जिन छात्रों का वर्क परमिट खत्म हो रहा था, उनके सामने अचानक एक खाली दीवार आ गई। बिल्कुल, उनके पास देश में कानूनी रूप से रुकने का कोई और विकल्प नहीं बचा। ऐसे में असाइलम एक अंतिम उपाय बन गया। तो यहाँ मैं एक चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये कहा जा सकता है कि ये छात्र वास्तव में खतरे में थे, या फिर असाइलम प्रक्रिया का इस्तेमाल एक सिस्टमैटिक लूप होल की तरह किया जा रहा था, जिसे सरकार अब बिल C-12 के जरिए बंद कर रही है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। क्योंकि अगर सच में जान का खतरा था, तो उन्होंने आते ही असाइलम क्यों नहीं मांगा? सालों तक पीआर का इंतजार क्यों किया गया? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। अगर हम बिना किसी पूर्वाग्रह के स्रोतों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करें, तो ये दोनों ही चीजों का एक जटिल मिश्रण है। दोनों का मिश्रण, वो कैसे? एक तरफ सिस्टम के भारी दबाव, अचानक बदलते नियमों और अपने देश वापस जाने की आर्थिक या सामाजिक विफलता के डर ने कई लोगों को इस रास्ते पर धकेल दिया, क्योंकि उनके पास कोई और कानूनी विकल्प नहीं था। यानी हताशा ने उन्हें असाइलम सिस्टम का रुख करने पर मजबूर किया। हाँ, और दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें से कई लोग वास्तव में ऐसे हालातों से आ सकते हैं जहां उन्हें वापस जाने में डर लगता हो। मतलब उन्होंने सालों तक सही कानूनी रास्ते यानी पढ़ाई और काम के जरिए नागरिकता पाने की कोशिश की। बिल्कुल, उन्होंने नियमों का पालन किया, लेकिन उसी प्रक्रिया में लगे समय ने अब उन्हें इस नए कानून के तहत अयोग्य बना दिया है। तो जब कोई इस 1 ईयर मार्क में फेल हो जाता है, तो ये सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं होती, ये शारीरिक रूप से उस दरवाजे को बदल देता है जिससे होकर कोई कानूनी सिस्टम में प्रवेश करता है। सही कहा, प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था? जब कोई असाइलम मांगता था, तो मामला सीधे इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड यानी IRB के पास जाता था। वहां की प्रक्रिया कैसी थी? IRB की प्रक्रिया बहुत विस्तृत होती थी। वहां एक पूरी रिफ्यूजी हियरिंग होती थी, मतलब व्यक्ति को अपने मामले को विस्तार से समझाने, मौखिक और लिखित सबूत पेश करने का पूरा मौका मिलता था। यानी एक प्रॉपर सुनवाई होती थी। हाँ, जज उनकी कहानी के पूरे संदर्भ को सुनते थे और उसके देश के हालात पर विचार करते थे। ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें मानवाधिकारों के कई व्यापक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता था। इस कानूनी बदलाव को समझने के लिए एक रूपक लेते हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए समझना आसान होगा। पुराने IRB सिस्टम को ऐसे देख सकते हैं कि किसी को अदालत में एक प्रॉपर ट्रायल का मौका मिल रहा है। गवाह पेश हो रहे हैं, कहानी का पूरा संदर्भ सुना जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन बिल C-12 के तहत अयोग्य दावों को सीधे प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट यानी PRRA के तहत डाल दिया जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी को अदालत के अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, उन्हें बस दरवाजे पर रोक दिया जाता है। और उसे सिर्फ दरवाजे पर खड़े होकर गार्ड को एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना है कि मेरी जान को तुरंत खतरा है, और वो भी बहुत जल्दी में। ये एकदम सटीक तुलना है। PRRA और IRB के मैकेनिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। PRRA में आपकी पूरी कहानी या व्यापक मानवाधिकारों पर कोई चर्चा नहीं होती। तो उसमें क्या जांचते हैं? इसमें सिर्फ एक बहुत ही सीमित और सख्त जांच होती है कि क्या व्यक्ति को वापस भेजे जाने पर कोई इमीडिएट फिजिकल रिस्क या तत्काल शारीरिक खतरा है। मतलब सिर्फ जिंदगी और मौत वाला खतरा। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य मामले की गहराई में जाना नहीं है, बल्कि एक्सपेडाइटेड तरीके से यानी बहुत तेजी से निर्वासन की प्रक्रिया को पूरा करना है। ये दरअसल सिस्टम के बैकलॉग को कम करने के लिए बनाया गया है। कागजों पर तो ये प्रक्रिया तेज और कुशल लग सकती है,
लेकिन जमीनी हकीकत पर इसका असर बहुत विनाशकारी हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें ब्रैम्पटन, सरे और कैलगरी जैसे शहरों की, जो पंजाबी डायस्पोरा के प्रमुख हब माने जाते हैं, वहाँ इस वक्त एक अजीब सी खामोशी और खौफ का माहौल है। और इस डर का सबसे बड़ा कारण उन नोटिसों की भाषा है। इन प्रोसीजरल फेयरनेस नोटिसों में साफ हिदायत दी गई है कि या तो अपनी मर्जी से देश छोड़ दें या फिर प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट का सामना करने के लिए तैयार रहें। मतलब सीधा सीधा डिपोर्टेशन का डर। बिल्कुल। जब किसी युवा को पता चलता है कि उसके पास अपने भविष्य को बचाने के लिए केवल 21 दिन है, तो पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। और इसी पैनिक का ना सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं घोस्ट कंसल्टेंट्स या फर्जी एजेंट्स। 21 दिन की डेडलाइन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है जहां इंसान तार्किक रूप से सोचना बंद कर देता है। एकदम सही कहा। दस्तावेजों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये एजेंट इस खौफ को भुनाते हैं। ये फर्जी एजेंट अक्सर सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन देते हैं। वे दावा करते हैं कि उनकी इमिग्रेशन विभाग में अंदर तक पहुंच है और वे रातों रात चमत्कार कर सकते हैं। और एक डरा हुआ इंसान जिसके पास सिर्फ 21 दिन है, वो इन दावों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। हाँ, वे मोटी रकम वसूलते हैं और जल्दबाजी में गलत जानकारी के साथ पीआरआरए की फाइलें जमा कर देते हैं। जबकि पीआरआरए एक बेहद जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें छोटी सी गलती भी सीधे डिपोर्टेशन की ओर ले जाती है। बिल्कुल। इसीलिए सामुदायिक संगठन प्रभावित लोगों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस डर के माहौल में फर्जी एजेंटों से दूर रहें। हाँ, और इस जटिल प्रक्रिया को नेविगेट करने के लिए केवल रजिस्टर्ड इमिग्रेशन वकीलों की मदद लें, क्योंकि गलत सलाना किसी भी केस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को ना एक बड़े परिदृश्य में देखना भी जरूरी है। कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान हमेशा से प्रवासियों का स्वागत करने वाले एक उदार देश की रही है। हाँ, रही तो है। लेकिन बिल C-12 का ये हार्ड लाइन पिवट उस छवि के बिल्कुल विपरीत है। ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। नहीं, अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें तो हाउसिंग क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ते भारी दबाव और बदलते राजनीतिक विमर्श ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जहां सरकार पर सख्त कदम उठाने का भारी दबाव था। तो ये उसी दबाव का नतीजा है? बिल्कुल। बिल C-12 उसी दबाव का नतीजा है। ये इमिग्रेशन के उस बड़े दरवाजे को बंद करने की कोशिश है जिसे सिस्टमैटिक तरीके से खुला छोड़ दिया गया था। लेकिन इसका असर सिर्फ उन 30,000 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा जिन्हें नोटिस मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रिपल इफेक्ट भारत में बैठे उन हजारों परिवारों पर भी पड़ रहा है जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर खेत या घर गिरवी रखकर अपने बच्चों को विदेश भेजा था। ये सच में बहुत दुखद है। इस तरह का बड़े पैमाने पर प्रवर्तन कनाडा के हालिया इतिहास में निर्वासन की सबसे बड़ी लहर साबित हो सकता है। सबसे बड़ी लहर? मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो दिखाती है कि कैसे नीतियां हजारों जिंदगियों को, उनके सपनों को और उनके भविष्य को रातों रात पलट सकती हैं। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि बिल C-12 ने अपने 1 ईयर लिमिट और रेट्रोएक्टिव क्लॉज के जरिए उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है जिसे अस्थायी से स्थायी स्थिति में जाने के लिए एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये पूरी चर्चा एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाती है कि इमिग्रेशन कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है। ये जनमत, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार तेजी से बदल सकती है। हाँ, जो रास्ता कल तक खुला था वो आज एक मजबूत दीवार में बदल चुका है। बिल्कुल सही कहा। नीतियां सिर्फ सरकारी वेबसाइटों के बोरिंग PDF दस्तावेज या अखबार की सुर्खियां नहीं होती, वे सीधे तौर पर इंसानी जिंदगियों को दिशा देती हैं। इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाँ, इसलिए दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। जब आप नियमों के पीछे की कार्यप्रणाली को समझते हैं तभी आप अचानक होने वाले बदलावों का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच एक सवाल है जो इन सभी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद आगे के भविष्य को लेकर डराता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर अस्थायी वीजा पर आए हजारों युवाओं को जिन्होंने किसी देश की अर्थव्यवस्था में अपना इतना पैसा और समय लगाया है, उन्हें इस तरह एक झटके में निर्वासित किया जाता है, तो भविष्य में क्या होगा? हाँ, तो भविष्य में इंटरनेशनल एजुकेशन और टेम्परेरी माइग्रेशन के ग्लोबल मॉडल का क्या होगा?
क्या दुनिया भर के छात्र अब भी उसी भरोसे के साथ बाहर पढ़ने जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर रातों रात नियम बदलने वाले इस सिस्टम ने हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और प्रवासन के मॉडल को बदल के रख दिया है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।